चलिए नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में डिस्कस कर लिया था, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरली। आज का जो पूरा टॉपिक है वो ओसीआई टॉपिक है। ओसीआई में आप सभी जानते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो कि नेट इनकम का पार्ट नहीं होती। अगला जो टॉपिक है हमारा यही है, ऐसी इनकम जो नेट इनकम का पार्ट नहीं होती, नेट इनकम का पार्ट नहीं है ना, नॉट द पार्ट ऑफ नेट इनकम। ठीक है सर। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम होनी चाहिए जो ओसीआई में आती हैं, नेट इनकम में नहीं आती, उन उस कॉन्टेक्स्ट में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक की हेडिंग आप देख रहे होंगे, उसमें मेंशन किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या मेंशन है सर? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ में एक वर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड ऑल चेंजेस इन इक्विटी। एक वर्ड आ रहा है कि सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब यह हुआ कि जो भी चेंजेस आते हैं इक्विटी में वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का तो पार्ट है, लेकिन एक्सेप्ट वर्ड, एक्सेप्ट भी लिखा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दोस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर्स। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर चेंजेस इन इक्विटी, वॉट एवर चेंजेस एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर्स। अब मुझे बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो वो क्या चीज है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट नहीं है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर्स है? तो आप सभी अच्छे से वेल अवेयर हैं इस फैक्ट से कि सर जो डिविडेंड होता है वो हम रिटेन्ड अर्निंग में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से। तो जो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से नहीं, आपका रिटेन्ड अर्निंग में से दिया जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है, नेट इनकम एज वेल एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई। तो ये दोनों का पार्ट क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? आज के बाद इस क्वेश्चन पे तो डाउट नहीं आएगा आपको कि सर वॉट एवर चेंजेस, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं वॉट एवर चेंजेस इन इक्विटी, हर प्रकार का चेंज इक्विटी में वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट होता है। लेकिन जो ऑनर्स के साथ में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन या ऑनर के द्वारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आता। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है, पहली नेट इनकम और दूसरी ओसीआई। ये बात हमने बहुत अच्छे से सीख ली। सर अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए क्या क्या चीजें ओसीआई में आती हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ओसीआई डिस्कस करने वाले हैं। तो अब एक क्वेश्चन आया है कि सर क्या रिटेन्ड अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और नॉट? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्यूरिंग द ईयर के लिए निकाली जा रही है, तो जो करंट ईयर की इनकम है उसमें रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में केवल दो चीजें हैं, नेट इनकम और ओसीआई। अब हम बात कर रहे हैं कि सर ओसीआई में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ओसीआई में सबसे पहले आएगा अवेलेबल फॉर सेल ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अगर किसी प्रकार का कोई अनरियलाइज गेन होता है, कौन सा गेन सर? अनरियलाइज होल्डिंग गेन एंड लॉसेस। और वो सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए? डेट सिक्योरिटी होनी चाहिए। और उसका क्लासिफिकेशन आपने किया हो अवेलेबल फॉर सेल, तो उसमें जो भी गेन और लॉस आएगा वो आपका ओसीआई में आएगा। तो मैं अब आपसे अगला क्वेश्चन एक पूछने जा रहा हूं जो आप मुझे आंसर देंगे। लेट से मेरे पास ट्रेडिंग सिक्योरिटी है, ट्रेडिंग सिक्योरिटी, और ट्रेडिंग सिक्योरिटी में का मतलब होता है मैं इसको फ्रीक्वेंटली खरीद के बेचता हूं, मेरा काम ही खरीद के बेचना है। लेट से मैंने $1000 में खरीदा था,
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे $1200 हो गई। तो ये जो 200 का गेन हुआ, ये पार्ट ऑफ ओसीआई है या नेट इनकम है या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है? आप मुझे बताइए। तो सर, कई बच्चे ओसीआई लिख रहे हैं, मतलब उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है अभी। यहां पर कौन सी सिक्योरिटी लिखी है बेटा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सर यहां पर डेट सिक्योरिटी लिखा है और अवेलेबल फॉर सेल लिखा, और मैं बार बार यहां पे बोल रहा हूं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम। ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम। और अगर वो नेट इनकम का पार्ट है, तो क्या हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंसीडर कर सकते हैं? यस और नो? यस सर, हम उसको कर सकते हैं। अब मैं यहां से एक और चीज पूछ रहा हूं, इक्विटी सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी में अगर कुछ चेंज आता है तो वो कहां पे आएगा? इक्विटी सिक्योरिटी कहां पर आएगा? इक्विटी सिक्योरिटी मतलब कॉमन स्टॉक। सर डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब बॉन्ड, डिबेंचर, नोट पेबल। और हमने यहां पर बात करी कॉमन शेयर की। तो कॉमन शेयर कहां पर आएगा? कॉमन शेयर मतलब हमने किसी कंपनी के कॉमन शेयर खरीदे हैं। तो सर हमें केवल और केवल, अब मैं आपसे एक वर्ड पूछ लेता हूं, आप जिसका आंसर मुझे दे देंगे। सर ओसीआई में केवल और केवल किसका आता है? ओसीआई में कौन सी चीज आती है केवल? जरा सभी लोग लिख दो चैट चैट बॉक्स में। अगर मैं सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो वो कौन सी सिक्योरिटी होगी जो आपको याद रखना है? सर पहली बात हमें ध्यान रखना है डेट सिक्योरिटी। और डेट के भी अंदर एक और वर्ड याद रखना है, डेट के अंदर भी एक वर्ड और याद रखना, ओनली नॉट ओनली डेट। डेट सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर सेल, जिसको हम न्यूअर नियर फ्यूचर में क्या करने वाले, बेचने वाले। तो सर अगर वो अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ट्रेडिंग सिक्योरिटी है, तो उसके अंदर जो भी अनरियलाइज गेन होगा वो ओसीआई का पार्ट नहीं होगा, वो नेट इनकम का पार्ट होगा। लेकिन क्योंकि वो नेट इनकम का पार्ट है और नेट इनकम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो आएगा। बात याद रहेगी? नहीं रहेगी तो दोबारा लेक्चर को जरूर देखना। अगला आता है, पहले तीसरे नंबर का ले ले रहा हूं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट फॉर अ फॉरेन ऑपरेशन। मतलब आपने किसी फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, और देखिए यहां पर वर्ड लिखा ट्रांसलेशन गेन। ट्रांसलेशन वर्सेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नहीं लिखा, ट्रांसलेशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी फॉरेन ऑपरेशंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस किया है, किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है वहां, और सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। सर जैसे एक ए कंपनी है, उसने सब्सिडरी बी कंपनी, अब बी कंपनी के जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे डॉलर टू इंडियन रुपीस कर रहे हैं, या डॉलर टू, अब जैसे अमेरिकन कंपनीज हैं तो अमेरिकन कंपनीज जापान में भी बिजनेस करती हैं, तो उन्होंने जापानीज कंपनी में जापान में कुछ ऑपरेशंस किए, और उस ऑपरेशंस को वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो जो गेन आएगा ट्रांसलेशन करने के कारण, वो भी किस में आ जाएगा, वो भी आपका आ जाएगा, ओसीआई का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? तीसरा, गेन एंड लॉस ऑन डेरिवेटिव्स। अब यहां पर वर्ड लिखा डेरिवेटिव्स, कितने लोगों को डेरिवेटिव्स पता है? और डेरिवेटिव्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है कैश फ्लो हेज और एक होता है फेयर वैल्यू हेज। लेकिन अभी नहीं बताएंगे कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये आएगा। अभी वो डेरिवेटिव्स को, क्योंकि डेरिवेटिव्स को समझाना भी
थोड़ा टेक्निकल टास्क है, जैसे ऑप्शन, फ्यूचर, ये कई वर्ड सुने हैं आपने? ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ये अगर सुने हुए हैं तो आप इतना समझिए, क्योंकि इस चैप्टर में केवल आपसे इसकी अकाउंटिंग नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ आपको याद करने वाला है, क्योंकि अभी हम पहले यूनिट पे हैं। तो पहले यूनिट में आपको ध्यान रखना, अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स में अगर कोई चेंज आता है, और वो कैश फ्लो हेज है। मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू हेज नहीं, कैश फ्लो हेज है, वो भी किस में आ जाएगा, ओसीआई में आ जाएगा। या तीसरा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो भी ओसीआई में आ जाएगा। लास्ट है चेंजेस इन फेयर वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब कितने लोगों को फाइनेंशियल लायबिलिटी पता है? सबसे पहले हमें यहां पर यह पता होना चाहिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। जैसे कि आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, थोड़ा समझा देता हूं। फॉरवर्ड फ्यूचर वर्ड आपके लिए नया होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर में आप कोई चीज खरीदने वाले हैं, और आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आ गया। जैसे आपने बोला था कि यार मैं 100 रुपए में टाटा के शेयर खरीदूंगा, बाय करूंगा। लेट से टाटा के शेयर की वैल्यू $80 हो गई। आपको यहां पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो लॉस के केस में आपके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो गई कि नहीं हो गई, कि अब आपको तो वो चीज 80 की स्टिल 100 में बाय करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि आपने कमिटमेंट दे दिया कि आज से कुछ समय बाद में टाटा कंपनी के शेयर को $100 में बाय करने वाला हूं, लेकिन आज उसकी जो बैलेंस शीट डेट पे 80 हो गई, तो भी आपको कितने में बाय करना पड़ेगा? सर तो भी हमें 100 में बाय करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर क्या आ गया है, एक ऑब्लिगेशन आ गया है। इस ऑब्लिगेशन के कारण जो भी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई है, उसको भी हम कहां पे डालेंगे, उस थोड़ा सा और इसको एलिबरेट कर देते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि एक्चुअल लॉस वर्सेस अनरियलाइज लॉस समझ में आना चाहिए। लेट से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम टाटा कंपनी के 1000 नंबर ऑफ शेयर 31 मार्च को बाय करेंगे। कब बाय करेंगे? और ये कॉन्ट्रैक्ट किया आपने 1 दिसंबर को, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट डेट, ठीक है। बैलेंस शीट डेट आ गई 31 दिसंबर 2023, ठीक है। बैलेंस शीट डेट पर ये जो आपने $100 में प्राइस सेट की थी, उसकी प्राइस हो गई 80। आपको आपकी बुक्स में कितने की लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी बताइए। तो आप बोलेंगे सर जो 100 रुपए की चीज थी आज उसकी कीमत 80 हो गई, हमने तो खरीदना 100 में ही है, लेकिन वो मार्केट में 80 में मिल रहा है, बट हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है $20 का पर शेयर के ऊपर इनटू 1000। तो ये अभी रियलाइज गेन है या अनरियलाइज है? हम्म ये अनरियलाइज है या रियलाइज है? तो सर ये हमारा जो है अभी क्या है, अनरियलाइज लॉस। और इसी अनरियलाइज लॉस को हम क्या बोल रहे हैं, ओसीआई। क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन सेटलमेंट तो हुआ नहीं है, अभी तो बैलेंस शीट डेट पे खड़े। ट्रांजेक्शन कब सेटल होना है? ट्रांजेक्शन तो 31 मार्च को सेटल होना, लेकिन अभी तो हम 31 दिसंबर पे ही खड़े। तो 31 दिसंबर पर खड़े हैं, दैट्स वाई ये जो लॉस आएगा। इसीलिए लिख रहे हैं फेयर वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी विच फेयर वैल्यू ऑप्शन इज इलेक्टेड। तो सर कई बच्चे पूछ रहे सर यहां पर गेन होगा या लॉस होगा, दोनों में
या अकेले गेन में? बेटा दोनों में, गेन और लॉस दोनों लिखा है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ओसीआई की आइटम होगी वो हमेशा नेट ऑफ टैक्स क्या करना पड़ेगा आपको। ओसीआई को नेट ऑफ टैक्स मतलब सर अगर लॉस हमें $1000 का हो गया है और 30% टैक्स रेट है, 30%, तो आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना लॉस दिखाने वाले हैं? तो सर आफ्टर टैक्स हम कितना दिखाएंगे? 700 का लॉस क्या करेंगे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे। नेट इनकम में क्यों नहीं दिखाएंगे सर? जल्दी लिख दो बेटा, नेट इनकम में क्यों नहीं दिखाएंगे? सर क्योंकि ओसीआई वैसे भी नेट इनकम का पार्ट नहीं होता है, ओसीआई कॉम्प्रिहेंसिव इनका पार्ट होता है। अब इसकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमने समझना है। रिपोर्टिंग तो एक होता है फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, entity that present full set of financial statement but has no item of OCI need not to report OCI। अब ऑब्वियस सी बात है सर, जब हमारे पास ओसीआई है ही नहीं तो हमें ओसीआई रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं। अब लेकिन अगर हमारे पास ओसीआई है तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वो दो तरीके से बनाया जा सकता है, इन वन कॉन्टिन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन कॉन्टिन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जिसमें वन कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि आपने नीचे नेट इनकम दिखाया। नेट इनकम कैसे निकलती है? और उसके जस्ट नीचे दिखा दिया ओसीआई। नेट इनकम निकालने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना सेल्स लेस सीओजीएस, तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद टैक्स आ गया और उसके नीचे आपने ओसीआई दिखा दी, तो इसको हमने बोला कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आप मुझे बताओ ये वन सेट ऑफ फाइनेंशियल सिंगल स्टेटमेंट है या डबल स्टेटमेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बताना है। तो यहां पर क्या लिखा है? एंटिटी दैट प्रेजेंट फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन कॉन्टिन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन कॉन्टिन्यू वन कॉन्टिन्यू मतलब नेट इनकम के बाद ओसीए दिखा दिया उसको। अब अगर मैं ऐसा करूं, मैं एक बनाऊं यही सारी चीजें, लेट से सैंपल के तौर पे बना दे रहा हूं 50,000, 40,000, ये आ गया 10,000 एक्सपेंसेस में टैक्स भी जोड़ लिया हमने, मान के चलो इन एक्सपेंसेस में टैक्स भी जुड़ा है, तो ये आ गया 5। अब मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बना रहा हूं, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट। उसके अंदर नीचे दिखा रहा हूं नेट इनकम, वो जो नीचे से लाई मैंने 5,000 दिखा दी। और यहां पे लिख रहा हूं ओसीआई के आइटम जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया मेरे को, 2,000 का, और मैंने नीचे दिखा दिया टोटल। तो आप मुझे बताइए ये टू सेट है या सिंगल सेट है? आपको बताना है बस। टू सेपरेट बट कॉन्जिगेटिव स्टेटमेंट, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब सर आपने एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जो केवल और केवल नेट इनकम निकालता है, और उस नेट इनकम में से नेट इनकम को केवल उठाया और ओसीए को उठाकर कॉम्प्रिहेंसिव दिखा, और इधर आपने एक कॉन्जिगेटिव सिंगल स्टेटमेंट बनाया। बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि थ्योरी भी आती है एग्जाम में, तो ये बात को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। तो वन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हैव टू सेक्शन,
जिसमें नेट इनकम भी आएगी और ओसीआई भी आएगी। अगर आप वन कंटिन्यू स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें देखो नेट इनकम भी आया, ओसीआई भी आया है, और फिर उसको और फिर उसका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसको बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी, चैप्टर फिनिश हो गया, छोटा सा चैप्टर था। चलिए लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ओटीबी सेशन में इसके कुछ। तो पहले हम चैप्टर के बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस को जनरली सॉल्व करते हैं। किसी के कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, जो आपको यहां पर अभी ना समझ में आया हो तो लाइव आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट जो भी आपने अगर साइड में लिख के रखा हो कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, तो डेफिनेटली आपको फुल फ्रीडम है मुझसे पूछने की। सोच लीजिए 1 आध मिनट, कई बच्चों को सोचने में टाइम लगता है। फिर मैं पूछूंगा नहीं तो आप लोगों से क्वेश्चन। सर रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो अनरियलाइज गेन होता है वो ओसीआई में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटी का। देखिए रीवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो यूएस गैप में है ही नहीं। यूएस गैप में रीवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पर केवल फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। फेयर वैल्यू अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं, उसमें हो सकता है कि आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स हों तो वो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 21 क्वेश्चन दिए हैं, हम उसको सैंपल बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे सर डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी में हमको डिफरेंस नहीं पता, आई विल एक्सप्लेन। पहले विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, when full set of general purpose financial statement is presented, comprehensive income and its component, when full set of general purpose financial statement is presented, comprehensive income and its component, चार ऑप्शन दिए हैं। मस्ट पहला अपीयर एज ए पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, मस्ट बी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिलेटेड इनकम टैक्स, appear only supplement, must be reported and presented that include component of other comprehensive income and their total। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। उसके अंदर सर दोनों चीजें आनी चाहिए, आपकी नेट इनकम एज वेल एज ओसीआई। तो यहां लिखा है मस्ट बी रिपोर्टेड दैट इंक्लूड कंपोनेंट ऑफ ओसीआई ऑल्सो। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो ओसीआई भी उसका पार्ट होगी। तो सभी का ठीक था ये आंसर, वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन सर सही हो गया आप सभी का। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया न्यूमेरिकल, व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी रिपोर्ट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां पर आपसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछा जा रहा है, तो अब आपको पूरी तरीके से पता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या क्या हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो सर दोनों इनकम आती है। तो 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 90 1,10,000। तो नेट प्रॉफिट हो गया 110, और ये है अनरियलाइज, तो 110 प्लस 30 दोनों ही आना चाहिए सर इसमें, 140। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, सभी का सही था। अगला क्वेश्चन फिर से आता है, अगले क्वेश्चन में भी आपसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या मतलब, जिसमें दोनों आ जाए सर। तो एक वर्ड लिखा है गेन 50,000, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन 1 लाख। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देने वाले हैं, मैं वेरी मच श्योर हूं। नीचे लिखा है नेट इनकम 4 लाख, और उसके नीचे लिखा है अनरियलाइज होल्डिंग गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल्स सिक्योरिटीज। चलिए आप लोगों को मौका दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ बच्चे गलत करेंगे। कुछ बच्चों का बी आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है, जल्दबाजी वाले बच्चे गलत कर जाएंगे। टेक 30 सेकेंड,
30 सेकंड बाद मैं बोलूंगा। अब सबसे पहले मुझे बताइए, ये नेट इनकम लिखा है यहां पर और ये लिखा इनफ्रीक्वेंट गेन, तो ये इनफ्रीक्वेंट गेन इसके अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा नेट इनकम के अंदर? अगर क्वेश्चन ने लिखा है नेट इनकम, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है या वापस से इंक्लूड करें? क्योंकि क्वेश्चन ने दिया नेट इनकम, तो नेट इनकम कैसे निकलती है? सारे गेन प्लस करके, सारी इनकम प्लस करके माइनस एक्सपेंसेस करके ही निकलती है ना। तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है या इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा? सर ऑलरेडी, तो क्या इसको छोड़ दें 50,000 को? रीजन बीइंग समझ में आ गया क्यों छोड़ रहे हैं? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो सर ये 50 को छोड़ दिया। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है नेट इनकम के अंदर? नहीं है सर, क्योंकि वो तो ओसीआई का पार्ट है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो दोनों आते, तो 1 और 4 हो गया 5 लाख, 5 लाख प्लस 20 हो गया 520। अब कई बच्चे 50 जोड़ के इसमें 570 बोल सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो करेक्ट आंसर वुड बी 520। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कई बच्चे मुझसे थोड़े दिन पहले डाउट पूछ रहे थे, 4-5 डाउट थे, तो मैं उसको कंसीडर कर लेता हूं। एक क्वेश्चन में आपको वेजेस भी गिवन है, मैंने मेल पढ़ा कई बच्चों का, और सेल्स गिवन है, और दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये दिया है 2 लाख, सीओजीएस दिया है 50,000, और 10,000 दिया है वेजेस। जरा जीपी बताना, मैं देखना चाहता हूं सबको ये डाउट है या नहीं। जरा जीपी लिखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जीपी चाहिए मेरे को आप सभी से। तो कई बच्चे जीपी में पूछ रहे थे कि सर 2 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वेजेस भी तो माइनस होना चाहिए, कई बच्चों का ऐसा सोचना है। बेटा क्या अब आपको यह बताना पड़ेगा कि वेजेस इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? वो एग्जामिनर आपको यह जानना चाहता था कि आपको, एग्जामिनर का क्वेश्चन आपसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो बिल्कुल भी नहीं था। एग्जामिनर तो आपसे यह जानना चाहता था बेटा कि आपको यह पता है कि नहीं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैंने आपको पूरी शीट बताई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग आप करते तब जाके सीओजी। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर उसमें ऑलरेडी वेजेस इंक्लूडेड है, तो हम अपना दिमाग क्यों लगा रहे थे? तो ऐसे ही एग्जामिनर को यहां पर भी पता है कि आप में से कुछ बच्चे इस इनफ्रीक्वेंट गेन को बोले जोड़ देंगे, तो उनको यह पता होना चाहिए इंक्लूडेड है नेट इनकम के अंदर। अब अगर आपको ये लेवल में, अगर आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे कि सर वेजेस कॉस्ट ऑफ गुड, तो फिर बहुत दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में आप, बिकॉज ये तो बिगनिंग का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिपोर्टेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां जाती है? नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, it should be disclosed in notes but not reported in the financial statement, it may be reported in the statement of equity, it must be reported two separative but consecutive statement or in one continuous statement। अब आपको फंसने वाले हैं आप इन दो क्वेश्चन में, सी और डी में से। तो अभी बताया है कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जो होती है, या तो वो वन कॉन्टिन्यू, या तो वो वन कॉन्टिन्यू या टू सेपरेट स्टेटमेंट में शो की जाती। बात समझ में आ गई? तो अभी आपने इनसे देखिए, सारे क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं जो, अच्छा क्वेश्चन मेरा कराने का पर्पस ये जो अभी पढ़ा वो अभी आप रिटेन रख पाते हैं या नहीं रख पाते? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटिव गैप इशूड बाई एफएएसबी, entity that present full set of financial statement may report comprehensive income, must report comprehensive income even if has no item of other comprehensive income, must report if it has income of OCI। क्या लगता है, सी पे क्लिक कर दें?
कितने लोगों को लगता है सी? यस सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ओसीआई दोनों चीजें आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, आपने आंसर देना। मेजोरिटी में पे मैंने छोड़ दिया आप लोगों के ऊपर। और अभी क्लास में 52 स्टूडेंट बैठे हैं, और 52 में से आंसर देने वाले मुश्किल से 10-12 होते हैं, ऐसा क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट? सर, टू सेपरेट बट कॉन्सिक्यूटिव, ये तो होगा ही होगा, या वन कॉन्टिन्यू फाइनेंशियल, अभी पढ़ा था। तो 1 और 5 कहाँ है? पहला और लास्ट किस में है? डी में। ये सही हो गया, सारे बच्चों का सही। वेरी गुड। तो कौन कहता है सीपीए कठिन है? हम्म, कहां से कठिन है? अभी सारे क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, क्लास में सबका 90% स्कोर आ रहा है। ओसीआई इंक्लूड्स, अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी वर्ड लिखा है, अपन ने इक्विटी पे फोकस ही नहीं किया है। तो ध्यान देना, बड़े ध्यान से पढ़ना, कई बच्चे ए बोल देंगे जल्दबाजी में, बाकी को भी पढ़ो। ट्रांसलेशन, गेन एंड लॉसेस, सर्टेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डेजिग्नेटेड क्वालिफाइड। सर ट्रेडिंग तो हो नहीं सकता, इसको बाहर कर दो पहले तो। अब सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी था या डेट सिक्योरिटी था, ये भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो कई बच्चों ने ये बोल दिया। ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, क्या सेगमेंट लिखा था या फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन लिखा था? गेन ऑन लॉस ऑन सर्टेन डेरिवेटिव डेजिग्नेटेड, वहां पर सर लिखा था कैश फ्लो हेज। सर वो एग्जामिनर को पता है ना कि आप ध्यान से नहीं पढ़ किया, इसलिए उसने इक्विटी डाल दिया था यहाँ, तो ये बाहर कर दिया। ए इसलिए तो कई बच्चों ने ये दे दिया था आंसर। मैंने यही बोला था कि आप आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपन ने तो यही लगाया था ना सी पे। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट क्लासिफाई एज ए ओसीआई? अब यहां पे वर्ड है नॉट क्लासिफाई। तो सर पहला ऑप्शन पढ़ के आगे बढ़ने का ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। सर क्योंकि आपने कहीं से भी हमें इन फ्रीक्वेंट गेन ओसीआई में नहीं बताया, वो तो नेट इनकम, तो बाकी क्यों पढ़े? सीधा काम। अब सर पिछले क्वेश्चन में कैश फ्लो हेज नहीं लिखा था, तो मान लिया कि कैश फ्लो हेज होगा, बाकी तो सब लिखा ही था ना, डेजिग्नेटिव डेरिवेटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? सर कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों आती हैं, अब इन्होंने लिखा है सेपरेट। एक्यूमुलेटेड ओसीआई इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, किसको ये सही लगता है? सर आपने हमको पहले डे की क्लास में ही बता दिया था कि अल्टीमेटली जो इनकम होती है वो पार्ट ऑफ इक्विटी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी, और इक्विटी कहां आती है? इक्विटी सेक्शन होता है बैलेंस शीट में। तो देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होकर आ रही है, और हमारी स्पीड देख रहे हो आप, 1 मिनट से भी कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी रिपोर्टेड इन ओसीआई? सारे करा दूं या बाकी खुद करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी रिपोर्टेड ओसीआई? सर रियलाइज और क्यूमुलेटिव ये तो बाहर होगा, बच्चा दो। अनरियलाइज होल्डिंग गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी क्लासीफाई एज ए अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, क्लिक करके बाहर हो गए। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बेस्ट डिफाइंड, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है।
तो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बेस्ट डिफाइंड चेंज इन नेट असेट। अब देखो यहां पर उन्होंने नेट असेट लिख दिया, सर आपने तो हमको इक्विटी बताया था। तो देखो कई बार ऐसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर बाई ऑनर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड नहीं किया, इसलिए ये नहीं था, तो कई बच्चे भी बोल रहे थे। तो सर एक्सक्लूडिंग ऑनर, देखो ये छोटा सा वर्ड था एक्सक्लूडिंग ऑनर, और यहां पर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूट। तो नेट असेट्स का मतलब भी इक्विटी होता है, लेकिन वहां पर इंक्लूडिंग लिखा था, ध्यान रखो। इस कारण ये रॉन्ग हो गया, मैंने जानबूझ के उसके ऊपर क्लिक किया। सर चेंजेस इन इक्विटी और चेंजेस इन नेट असेट सेम है, लेकिन वहां पर एक्सक्लूडिंग लिखा था, दैट्स वाई ये सही। क्लियर है? तो आपने इस तरीके से करना है और इस तरीके से फिर ग्रेड रिपोर्ट दबाना है। कई बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, कई बच्चे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसी तरीके से आपको एमसीक्यू करना है। और आपका स्कोर मुझे 91% चाहिए। तो यहां पर हमारी ओसीआई और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, क्लियर हो जाता है। अब बिल्कुल पूछ लीजिए। तो सभी को 1.1, 1.2, 1.3 पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। 101%, मेरा ऐसा मानना है। सर सर इन प्रीवियस लेक्चर ट्रांसफर एंड फ्रॉम अप्रोप्रिएट रिटर्न अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। सर खाली डेट सिक्योरिटी को अनरियलाइज गेन टू ओसीएम में बाकी हाँ, ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है। सर वो ओसीआई में केवल डेट सिक्योरिटीज का आएगा? यस। अगर इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटी में किया है सर, अगर इन्वेस्टमेंट हमने इक्विटी में किया है तो बेटा इक्विटी में किया है तो हमने बोला है कि इक्विटी वाला ओसीआई में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जब स्पेसिफिक लिखा और डेट के साथ में भी एक वर्ड स्पेसिफिक लिखा है, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, तो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज होना चाहिए। चलिए, तो अब हम नई यूनिट को और स्टार्ट करेंगे।